हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे व्याख्याता गणित 2023 के प्रश्नों का हल। इसमें से 61वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समृद्ध संख्या दिया है, इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक पता होगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम लोगों को रूट फाइंड करना है। जैसे x प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो इसका रूट का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस माइनस रूट में होता है मॉडुलस जेड प्लस एक्स बाई टू प्लस आयोटा रूट जेड माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होता है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर जो जेड है, वो जेड हम लोगों को कितना है? 5 + 2 आयोटा। ठीक है, जेड मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ही जेड बोलते हैं ना। तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकाल ले, मापांक निकाल ले, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो 5 है वो एक्स का वैल्यू है, और ये जो 2 है वो किसका वैल्यू है? वाई का वैल्यू है। तो इसमें अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस जेड का वैल्यू कितना आ गया? तो ये हो जाएगा 29 + 5 बटा क्या हो जाएगा? 2, है ना। और प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस है बीच में। हम लोगों को रूट कितने का निकालना है? 5 + 2 आयोटा का। ठीक है, इसलिए ये प्लस है तो प्लस लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 29 - 5 बटा क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर देख लीजिए एक्स का मान 5 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 29 और 5 कितना हो गया? 34। 34 का 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो ये हो जाएगा धन आयोटा, और 29 में 5 घटाइए 24 हो गया। 24 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा √12। ठीक है, तो ये हो जाएगा √17 धन आयोटा रूट क्या हो जाएगा? 12। देख लीजिए कोई ऑप्शन है क्या? तो नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन ये है क्योंकि ये प्रश्न मिस्टेक है। एक्चुअल में ये जो प्रश्न है ये 5 + 2 आयोटा नहीं है, ये 5 + 12 आयोटा है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये 5 + 12 आयोटा है। अगर ये 12 आयोटा लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, वरना हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो गलत दिया है। ठीक है, जैसे 5 + 12 आयोटा करेंगे तो कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर मैं 5 + 12 आयोटा लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं निकालता हूँ 5 प्लस कितने का? 12 आयोटा का, तो इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले जेड का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 हो गया। तो जोड़ेंगे तो 169, 169 से बाहर क्या आएगा? 13। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है? रूट के अंदर में मॉडुलस जेड, तो ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स। एक्स का मान कितना है? 5 बटा क्या हो गया? 2, प्लस हो जाएगा आयोटा रूट के अंदर में मॉडुलस जेड माइनस एक्स, तो -5 बाई क्या हो जाएगा? 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा देख लीजिए। 13 और 5 18, 18 को 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 से क्या बाहर आएगा? 3। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें से देख लीजिए 13 में 5 गया तो बचेगा 8। 8 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा 4। 4 से क्या बाहर निकलेगा? 2। ये 2 आयोटा, मतलब क्या हो जाएगा? +-3 + 2 आयोटा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न 5 + 12 आयोटा होगा, अगर ऐसा होगा तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्लस माइनस, हाँ, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब? जब ये 12 आयोटा होगा। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ, दिया है बिंदु, 3 बिंदु दिया है से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। मतलब हम लोगों को इस वृत्त की क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और ये जो सर्कल है 3 बिंदु से पास होता है। कौन कौन सा बिंदु है देख लीजिए, है ना। इसमें से 3 बिंदु दे दिया है। एक दिया है 1 2, ठीक है, और एक 5 2, और एक हमारे पास है 5 और -2। ठीक है, इससे पास होता है। तो उस कंडीशन में इसका हम लोगों को क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो अगर हम लोग देखिए 3 बिंदु होता है तो वृत्त का समीकरण कैसे बनाते हैं? तो वृत्त का समीकरण बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ये होता है x - h
का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर तीन बिंदु दिया है तो तीन बिंदु से होकर जाता है, तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अगर हम लोग इसको संतुष्ट करवाएंगे तो हम लोगों के पास तीन समीकरण मिलेगा, है ना। पहला बिंदु को संतुष्ट करवाएंगे तो एक समीकरण, दूसरा को संतुष्ट करवाएंगे तो एक समीकरण मिलेगा, और तीसरा बिंदु को पास करवाएंगे तो एक समीकरण मिलेगा। ठीक है, तीन बिंदु को संतुष्ट करवाएंगे तो तीन समीकरण मिलेंगे, और तीन अननोन क्वांटिटी है, एच है हमको नहीं पता, के हमको नहीं पता, और आर हमको नहीं पता। तो आर का हम मान हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि कोई ट्रिक बन जाए। तो चलिए, इसमें कुछ कुछ रिलेशन होते हैं, अगर वो उसमें से कोई रिलेशन फिट बैठ जाए तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो चलिए, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ऐसे कर लेता हूँ, तीनों पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये जो पॉइंट है ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि दूरी निकालना आसान होता है। चलिए, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पांच में से एक गया, चार, चार का होल स्क्वायर करेंगे तो आ गया 16। ठीक है, दो में से दो गया तो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये कितना आ गया, चार आ गया। उसी तरह से ए सी निकाल लेते हैं, ए से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए से सी देख लीजिए, तो ये भी आ जाएगा, चार चौक कितना हो जाएगा, 16, और ये ऋण है ना, तो दोनों धन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा धन, ये भी हो जाएगा चार, है ना, क्योंकि ऐसे करेंगे इसको, दो और रीड रीड का धन हो जाएगा, तो दो का होल स्क्वायर मतलब ये चार होगा, चार का स्क्वायर 16 हो गया। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 32। 32 से अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 गुणित 2 लिख सकते हैं, और ये 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग निकालना चाहें, क्या बोलते हैं, बी सी, तो बी सी अगर हम लोग निकालेंगे तो बी और सी के बीच की दूरी देख लीजिए, तो पांच पांच गया, हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, और ये दो दो जुड़ जाएगा तो चार चौक 16, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, चार। तो देख लीजिए, दो चीज सेम आया। देख लीजिए, ए बी का मान क्या आया, √16 आया, और बी सी का मान भी क्या आया, √16 आया, है ना। लेकिन ए सी का मान क्या आ गया, ये 16 दूनी 32, अगर देखेंगे तो रूट पे 32 आया, रूट में 32 आया। तो देख लीजिए, अगर इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये आ रहा है, मतलब ये हमारे पास एक रूल को फॉलो कर रहा है। क्या रूल है, कि अगर हम लोग यहाँ पर ये करें, बड़ी भुजा का वर्ग कर दें, मतलब अगर हम लोग √32 का स्क्वायर करें, और यहाँ पर √16 का स्क्वायर करें, और √16 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पालन हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा 16 धन 16, मतलब ये 32 के बराबर आ रहा है, तो ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये जो होगा बड़ी भुजा होगा, और ये हमारा कर्ण कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण। ये कर्ण हो जाएगा, और बाकी कोई भी दो भुजा होंगे। तो देख लीजिए, अब इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट क्या क्या किया था मैं, ए, और एक को लिया था बी, और एक को क्या लिया था, सी। तो ए का वैल्यू कितना था, 1 2, और बी का कितना था, 5, 5 2 था, हाँ 5 2 था। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, बी का वैल्यू 5 2 और सी का वैल्यू 5 - 2, इसका वैल्यू क्या आ गया, 5 - 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकाले, तो ये जो 32 आया था, किसका आया था जी, हाँ ए सी का आया था। देख लीजिए, ए सी का जो वैल्यू आया था, वो हमारे पास कितना आया था, 32, रूट में 32, और ए बी का वैल्यू कितना आया था, रूट में 16, और बी सी का वैल्यू कितना आया था, रूट में क्या बोलते हैं, रूट में ये 16 आया था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम लोग ऐसे कंडीशन देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं बन रहा है। एक्चुअल में ये ऐसे डायग्राम बनेगा। देख लीजिए, इसमें क्या होगा, ये वाला भाग कर्ण होगा। तो हमारे पास एक वो होता है, कि अगर हमारे पास एक वृत्त दिया हो, ठीक है, और वृत्त में मान लेते हैं ये केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो आपका व्यास हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं व्यास है। तो इस व्यास के दोनों सिरों को कहीं पर भी मिलाओगे, वृत्त के किसी भी पॉइंट पर मिलाओगे, तो ये जो होता है, ये
क्या बनता है, समकोण बनता है। और समकोण बनता है तो ये वाला जो भुजा होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण जो होता है ये आपका व्यास होता है। कर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है, व्यास होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसका नाम कुछ अलग दे देता हूँ, क्योंकि उसमें अलग नाम दे दिया हूँ, है ना? इसको मैं लिख लेता हूँ PQRS लिख लेता हूँ। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है? तो ये जो कर्ण होता है ये आपका क्या होता है, व्यास होता है। कर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो AC है, ये हमारा क्या होगा, व्यास होगा। क्यों ऐसे डायग्राम नहीं बनेगा ना, ये डायग्राम थोड़ा गलत बनाया हूँ। ठीक है? क्योंकि देख लीजिए ये 16 देख लीजिए बड़ा-बड़ा दिख रहा है और ये 32 वाला √32 ये छोटा दिख रहा है, जबकि ये भुजा बड़ा होगा ना। तो डायग्राम अगर सही दृष्टि से देखेंगे तो ये होगा। मतलब ये हमारा √32 आएगा और ये हमारा √16 और ये हमारा रूट क्या आएगा, 16 आएगा। तो इसका आधा करेंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगा। व्यास का आधा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या हम लोगों को निकालना है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, √32 का हाफ। तो √32 माने क्या होता, चा, 4 रूट मतलब 4√2 लिख सकते हैं। बाई क्या हो गया, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा, 2। ये वाला मेथड अपनाएंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। मतलब इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2√2 होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2√2 हमारा क्या होगा, सही होगा। ऐसे करेंगे ना, फटाक से देख सकते हैं, बीच की दूरी निकालना ज्यादा आसान होता है। अपेक्षाकृत तीनों बिंदुओं को गुजारिए, फिर समीकरण को हल कीजिए, वो लंबा हो जाएगा। उसकी बजाय ये वाला ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए 63 नंबर क्वेश्चन। यदि हमारे पास एक सारणिक दिया है ना? सारणिक दिया है और इसमें से जो x है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो, तो कुल वास्तविक एवं भिन्न मूलों की संख्या ज्ञात करना है। हम लोगों को रियल निकालना है। रियल वास्तविक मतलब रियल, है ना? प्लस क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न मूल होना चाहिए। ठीक है, सेम मूल नहीं लेना है, भिन्न भिन्न मूल लेना है। ठीक है, तो कितने मूल होंगे उसी को हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देख लीजिए ये सेम सेम टाइप का दिख रहा है। इसको हम लोगों को हल करना है। यहाँ पर देख लीजिए ये है साइन, ये है कॉस और ये है कॉस। फिर वही चीज है, यहाँ पर 2 कॉस है और 1 साइन है। यहाँ पर फिर 2 कॉस है और एक क्या है, साइन है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा। तो सारणिक नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, C1 में लिख लेते हैं C1 + C2 + C3, ये संक्रिया लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2 cos x। सेम यहाँ पर भी वही आएगा, सेम यहाँ पर भी वही आएगा और ये सब ये ऐसे हो जाएंगे cos x। और यहाँ पर क्या है, cos x। यहाँ पर क्या दिया है, sin x और ये हो गया cos x। और यहाँ पर हो गया cos x और ये हो जाएगा sin x। ठीक है, अब इसमें से बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लेते हैं। इक्वल टू 0 है ना, ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। तो ये कॉमन आ जाएगा। तो एक कॉमन आ गया sin x प्लस क्या हो जाएगा, 2 cos x। ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा, इसके अंदर में ये हो गया 1 1 1 और अंदर में बचा cos x। ठीक है, sin x cos x और यहाँ पर हो जाएगा cos x sin x। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0 है ना? इक्वल टू 0 है। अब इसमें से 2 जीरो बना देते हैं। तो 2 जीरो बनाने का तरीका ये है कि इसको इसमें घटा दो और इसको इसमें घटा दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे R1 में लिख लेते हैं R1 माइनस R2 और R2 में लिख लेते हैं R2 माइनस R3। ऐसे वाला रूल लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा, 2 जीरो भी बन जाएँगे। तो चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाइनली ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 ये 1 हुआ। अब इसको इसमें घटा दीजिए। तो यहाँ पर आ गया cos x माइनस क्या हो गया, sin x। ठीक है, उसी तरह से इसको इसमें घटाएँगे तो हो जाएगा 0। उसी तरह से इसको इसमें घटाइए, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x। उसी तरह से सेकंड को घटाते हैं तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और नीचे का सेम रहेगा cos x और यहाँ पर हो जाएगा sin x इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ पर कॉमन भी है ना, यहाँ पर कॉमन कितना था, sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, इसके इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक तो सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं एक के रिस्पेक्ट में। तो एक को लेंगे तो ये छूटा, ये छूटा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ, ये तो शून्य हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये इस तरह से बना
क्या बना, साइन एक्स प्लस 2 cos x, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इक्वल टू 0 आया तो इसको हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, तो साइन एक्स प्लस हो जाएगा 2 cos x इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। स्क्वायर है तो डबल, तो क्योंकि अलग अलग भिन्न भिन्न रूट लेना है, तो स्क्वायर को हम लोगों को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये लिख सकते हैं cos x माइनस क्या हो जाएगा, sin x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x इक्वल टू -2 cos x। cos को इसके नीचे में लाइए तो ये हो जाएगा sin बाई cos इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा sin x। ठीक है, cos x में इंटू 1 कर देंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x बाई क्या हो जाएगा, cos x। तो कुल मिला के यहाँ पर आ गया 10x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 का ये जो x है ये किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, ये जो x है आपका किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो x का मान है वो -π/2 से लेकर के π/2 होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में π/2 और -π/2 के बीच में है x का मान ना, है ना, इन्हीं दोनों के बीच का कोण लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 1 का, तो 1 कितने में होता है, तो x का वैल्यू जो 1 होता है वो आपका होता है π/4 में। कितने में होता है, π/4 में होता है ना। और अन्य वैल्यू में होता है, लेकिन इससे आगे में होता है 3π/4 में होता है। ठीक है, लेकिन ये जो होगा ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये नहीं होगा, है ना। 3π/4 मतलब क्या, पाई प्लस π/4 में ना होता है, इसमें भी होता है ना। नहीं जी, पाई प्लस π/4 मतलब तृतीय चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव होता है ना, हाँ तीसरा में, और तीसरा में क्या होता है, पाई प्लस होता है। तो पाई प्लस π/4 में होगा, मतलब 5π/4 में होगा, मैं गलत लिखा, 3 नहीं होगा, 5π/4 में होगा। लेकिन 5π/4 जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो केवल एक सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ से एक सॉल्यूशन। अब देखते हैं, एक सॉल्यूशन तो यहाँ से हो गया, यहाँ से क्या एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो -2 कितने डिग्री में होता है, तो -2 क्या इन दोनों के बीच में होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, एक बार -2 जरूर आएगा, 2 बार नहीं आता है ना, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे 10 का वैल्यू जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है, जैसे मान लेते हैं ये 0 है और ये मान लेते हैं π/2 है, ठीक है, और ये हो गया -π/2, ठीक है, और ये वैल्यू है, तो इसका वैल्यू जो होता है ये अपर कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी, और नीचे में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ जो होता है इसका 10 0 का क्या होता है, 0। बाकी बाकी 90 डिग्री में क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और -90 में क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मतलब इसके पैरेलल होगा ना, ये मान लेते हैं 90 है, तो ये ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे रहता है। ठीक है, तो देख लीजिए कहीं ना कहीं एक मान तो आपका -2 आएगा, लेकिन -2 कितने बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, जैसे ये -2 मान लेते हैं, तो -2 कितने बार आएगा, एक ही बार तो आएगा, 2 बार थोड़ी आएगा। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप यहाँ से 90 से लेकर के यहाँ तक और ले लेते 180 तक, तो 180 तक लेते तो यहाँ पर आपको फिर से मिलता, यहाँ पर आपको फिर से मिलता -2। लेकिन हम लोगों को देखना क्या है, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, तो -2 जो होगा वो एक बार आएगा। ठीक है, -2 जो होगा वो एक बार आएगा, उसी प्रकार से 1 भी होगा, एक बार आएगा। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन यहाँ हो गया, एक सॉल्यूशन यहाँ हो गया, तो टोटल सॉल्यूशन क्या होंगे, टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितने मिलेंगे, 2, मतलब इसके 2 सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, देख लीजिए दोनों अलग अलग है, π/4 में आएगा और -2 तो अलग डिग्री में आएगा, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए, तो इसके दो मूल होंगे और भिन्न होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक परवलय है, ठीक है, और ये परवलय दिया है, और इसका हम लोगों को क्या निकालना है, नियता, नियता डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालना है या नियता का समीकरण, तो इसको हम लोग पहले व्यापक समीकरण बना लेते हैं। तो ये व्यापक समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, y²
जिसका स्क्वायर है उसको एक तरफ कीजिए, बाकी को एक तरफ कीजिए। 4y इक्वल टू क्या कर लीजिए, -4x -2 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर बनाना है तो देख लीजिए 4 है तो इसका हाफ कितना हो गया, 4 का हाफ हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4y, आपको होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। तो 2 का होल स्क्वायर इधर ऐड कीजिए, -4x -2 और +2 का होल स्क्वायर इधर ऐड कीजिए, दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। अब ऐसा ऐड करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ये इसको लेना है और इसको लेना है और इसका साइन को लेना है, ये प्लस है तो प्लस, तो ये होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, -4x -2 प्लस क्या हो गया 4। और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 बचेगा तो यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 2 होगा ना, ये एक्चुअल में ये ऐसा होगा -4x +2 होगा, तो 4 को कॉमन लोगे, -4 को कॉमन लोगे तो जिसके पास है वो तो आ गया, लेकिन जिसके पास नहीं है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा -4, तो ऐसे होगा ना 2/4 या माइनस ऐसे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनली क्या आया, -4 x -1 बाई क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे पास हो गया कैपिटल Y और ये हो गया हमारे पास कैपिटल X। तो कैपिटल Y का वैल्यू कितना आ गया, y+2 और कैपिटल X का वैल्यू क्या आ गया, x -1/2। आप लोगों को तो ऑप्शन देखना है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। अब इसमें से तो ये हमारे पास क्या बना, y स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, -4x। अब ये कैसा फॉर्म बना, तो ये हमारे पास इस तरह से परवलय बना, है ना। ये परवलय कैसा बना, y स्क्वायर बराबर 4ax जैसा बना, -4ax जैसा। ठीक है, ये परवलय क्या होगा, -4ax जैसा। तो ये परवलय कैसा होता है जी, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह से होता है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y और ये हो गया y डैश। इसका परवलय किधर होगा, तो ये जो होगा x अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में बनता है। ये परवलय किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से। तो इसका नियता कहाँ होता है, तो इसका नियता ये नाभि है, नाभि कितनी दूरी पर रहता है a, और उतने ही डिस्टेंस पर क्या रहता है नियता, ये हो गया आपका नियता। तो इसी का हम लोगों को समीकरण निकालना है, ये नियता का हम लोगों को क्या निकालना है, समीकरण। तो अगर हम लोग इसका समीकरण देखें तो डायरेक्ट देख लीजिए, इसका समीकरण होता है x बराबर a। x बराबर क्या होता है a, और नहीं जानेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए ये y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है, अंतःखंड वाला। देखिए x अक्ष का अंतःखंड, तो x अक्ष को कहाँ पर काटा है, a पर। देख लीजिए एक ए पर काटा है, वाई अक्ष को कहाँ पर काटा है, तो बिल्कुल काटेगा ही नहीं, कहाँ जाएगा वो, इन्फिनिटी। तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 0, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास नियता का समीकरण होता है। तो इसका नियता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो कंपेयर कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं 4a से। ठीक है, -4a से। तो -4a इक्वल टू क्या हो गया, -4। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका नियता देखेंगे तो इसका नियता कितना आ जाएगा, कैपिटल X है ना, तो कैपिटल X बराबर a होगा। अब कैपिटल X का वैल्यू कितना है, तो X का वैल्यू हमारे पास है x -1/2। a का वैल्यू कितना आया, 1। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 + 1/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। मतलब x इक्वल टू 3/2, ये जो इक्वेशन होगा ये हमारा नियता का क्या होगा, समीकरण होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, x इक्वल टू 3/2 ना, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन डी, x इक्वल टू 3/2 दिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 65। 65 क्वेश्चन क्या है, ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, है ना, ए बी सी हमारा जो है समांतर श्रेणी में हो तो साड़ी का मान होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ए बी और हम लोगों को क्या का वैल्यू सी, ये जो है समांतर श्रेणी में हो तो उस कंडीशन में हम लोगों को इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअल में देखो इधर अ, ऐसा प्रश्न आप लोग अगर 12th का क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो आपको दिखा होगा, ये इस तरह से होगा जी। ये वाला देख लीजिए, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये इस तरह से होगा, x+4, x+5, x+6, ऐसा देखे होंगे, इक्वल टू 0 वाला। इक्वल टू क्या वाला, 0 वाला। तो क्या ये एपी में है, तो बिल्कुल एपी में है। देख लीजिए एपी में होंगे कि नहीं होंगे,
होंगे। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा मतलब 2a का वैल्यू 4 आएगा, 2b का वैल्यू 5 आएगा और 2c का वैल्यू 6 आएगा। ठीक है? तो वो हमारा क्या में हो जाएँगे? एपी में हो जाएँगे। ठीक है? तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या आता है? शून्य आता है। तो अगर आपको पता होगा तो सीधा-सा आप लगा सकते हैं इसका आंसर शून्य आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? शून्य आएगा। मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास शून्य आ जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, इसको इसमें घटाइए तो और इसको इसमें घटाइए या इसको वह तो आपको एपी दिखेंगे, है ना? कंटिन्यू पद को एक दूसरे में घटाने पर समांतर जो जो डी होता है, डी माने क्या? सर्वांतर, वो बराबर आना चाहिए। तो डी ये आपका इक्वल आएगा। इन दोनों को इसमें घटाइए, ये इन दोनों को घटाइए तो बराबर आएगा। तो इस तरह से होगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये 0 होगा। या नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ, ये वाला प्रश्न हमारे पास क्या है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना? अगर नहीं पता तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर है x+2, x+3 और x+4। यहाँ पर दिया है x+3, x+4 और x+5। ठीक है? 5 है और यहाँ पर दिया है x+2a, x+2b और x+2c। ठीक है? अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा? ये सब एपी में है, मतलब ए, बी, सी जो है वो क्या में है? एपी में है। तो एपी में है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर माध्य होगा बी, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सी बाई 2 या तो 2b बराबर लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है? अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको सॉल्व करने का तरीका सीधा से ये है, आप ऐसे कीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए और इसको इसमें घटा दीजिए। देख लीजिए कम हो जाएगा, इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए। उसी तरह से इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। देख लीजिए थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं वो संक्रिया वगैरह लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट लिख कर देता हूँ। x+2, x+3 और यहाँ पर हो गया x+2a। ठीक है? इसको इसमें घटाइए या फिर इसमें इसको घटाइए ना, तो यहाँ पर ये इसमें इसको घटा देते हैं मतलब 2 ऐसे कर देते हैं, मतलब संक्रिया ऐसा रहेगा ना R2 में लिखना है R2 माइनस R1 क्योंकि इसको R1 में घटाएँगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं। ये बड़ा दिख रहा है, तो 2 वाले में घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 बचेगा। देख लीजिए x कट गया, 3 में 2 गया, तो 1 बचेगा। उसी प्रकार से नीचे में देख लीजिए 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा घटा के देख लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे घटा दें तो x प्लस 2b माइनस x माइनस 2a तो x कैंसल हो गया 2b माइनस 2a होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस 2a इतना करना आपको आना चाहिए। उसी तरह से ये हो जाएगा 2c माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है? 2c माइनस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कर लेता हूँ मैं। अब इसको ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा 0 बनाने के लिए ऐसे कर लेता हूँ, इसको इसमें घटा देता हूँ। इसको इसमें घटा देता हूँ मतलब यहाँ पर ये संक्रिया लगा देता हूँ। नेक्स्ट C1 में लिख देता हूँ C1 माइनस C2 ताकि ये 2 ठो 0 हो जाएँगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको अगर इसमें घटाएँगे तो -1 हो जाएगा। देख लीजिए क्योंकि ये 2 है ना पहले इसको लिख रहे हो 1 को तो -1 हो जाएगा। ये हो गया 0 ये हो गया 0 और ये बाकी सेम x प्लस 2 1 1 बाकी सेम रहेगा x प्लस 2a और ये हो जाएगा 2b माइनस 2a और 2c माइनस 2b। ठीक है? इक्वल टू हम लोगों को फाइंड करना है ना, क्या आ रहा है एपी में है तो। अब 1 के रिस्पेक्ट में इसको विस्तार कर दीजिए, तो 1 के रिस्पेक्ट में इसको विस्तार करेंगे तो रीड 1 हो जाएगा, ये वाला छूटा उसके नीचे वाला छूटा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2c माइनस 2b ठीक है? और माइनस हो जाएगा कोष्ठक में लिख लेता हूँ 2b माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है? सॉल्व करते हैं तो -1 2c माइनस 2b माइनस 2b और माइनस क्या हो गया प्लस, है ना? 2a अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर और सॉल्व करें, ये हो जाएगा -1 बाहर ही रखिए 2b -4b हो गया, ठीक है? और 2 यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा a प्लस c बचेगा। अब a प्लस c का वैल्यू हम लोगों को पता है ab में है AP में है ना? तो उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू 2b है। देख लीजिए ऊपर में 2b तो ये हो गया 4b ये हो गया 4b क्या हो गया 0 ठीक है? तो ऐसे में भी क्या आ जाएगा 0 तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस किए हैं और एक बार हल किए हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये प्रश्न 0 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 नंबर क्वेश्चन है ना समाकलन का है। समाकलन हम लोगों को निकालना है x प्लस 5 है ना? बाई क्या है रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इसका हम लोगों को समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसका समाकलन।
कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा ना, ये बड़ा प्रश्न है, तो थोड़ा-सा मैं प्रश्न को लिख लेता हूँ x + 5 और नीचे में ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो जाएगा x + 5 और रूट में है 5 - 4x - x स्क्वायर, इस तरह से है। ठीक है? अब इसका हम लोगों को समाकलन करना है, तो इसके लिए आपको लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है? अगर हमारे पास इस तरह से प्रश्न होता है समाकलन ax + b दिया हो और रूट के अंदर दिया हो ax स्क्वायर + bx + c दिया हो, मतलब रूट में एक वर्ग समीकरण हो और ऊपर में x दिया हो, ठीक है? तो उस कंडीशन में इसमें एज्यूम किया जाता है और क्या एज्यूम करते हैं, तो इसके लिए एज्यूम माना जाता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले m लेते हैं और d/dx लेते हैं इसके रूट के अंदर को अवकलन करके लेते हैं, ठीक है? और प्लस क्या करते हैं, n लेते हैं। ये हम लोग एज्यूम करते हैं, किसके इक्वल टू एज्यूम करते हैं, ऊपर, है ना? अंश के इक्वल टू ax + b इक्वल टू इस तरह से एज्यूम करते हैं और दोनों को सॉल्व करके m, n का वैल्यू निकालते हैं और वहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसकी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए। इसके लिए हम लोग ये मानेंगे, ये हो जाएगा माना कि लेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, m d/dx हर का 5 - 4x - x स्क्वायर, ठीक है? और प्लस क्या लेंगे, n लेंगे, ठीक है? और इसके इक्वल टू नहीं मानेंगे ना, यहाँ पर मैं थोड़ा गलत कर दिया, ऊपर के इक्वल टू मानते हैं। 1 मिनट, है ना? यहाँ पर अभी ऊपर में बताया हूँ, ठीक है? इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ऊपर को तोड़ना पड़ता है। ये वाला जो भाग है अंश, इसको तोड़ते हैं और किस तरह से तोड़ना है, ये ऐसे है, ठीक है? x + 5 लेट इसको एज्यूम करना है, ये हो जाएगा m d/dx हर का, हर में केवल रूट के अंदर का ना, 5 - 4x - x स्क्वायर, ठीक है? और प्लस क्या लेते हैं, n। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अवकलन कर दीजिए तो इसका हो गया 0, ये हो जाएगा -4 - 2x प्लस क्या हो गया, n। अब इसमें से कंपेयर कर लेते हैं, दोनों पक्षों में तुलना कर लेते हैं, है ना? x के गुणांक का तुलना करते हैं, तो x का गुणांक क्या है, -2 में m गुणा होने वाला है, तो -2m और इधर x का गुणांक देखेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो कुल मिला के m का वैल्यू क्या आ गया, -1/2 आ गया। m का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -1/2 और n निकाल लेते हैं, तो अचर पदों की तुलना कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसमें अचर पद देखें, तो अचर पद इसमें 5 है, इसमें 4 है, लेकिन 4 में m का गुणा होने वाला है और n है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4m + n इक्वल टू हो गया 5, ठीक है? m का मान रख दो -1/2, तो ये हो जाएगा -4 इंटू -1/2 प्लस n इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है? सॉल्व करो, तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूने 4, धन 2 हो गया, उधर आके ऋण 2 आ गया, तो 5 ऋण 2 कुल मिला के n का मान आया 3, ठीक है? तो दोनों का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों का जो वैल्यू है उसको हम लोगों को यहाँ पर पुट करना है, तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। 1 मिनट, यहाँ पर ना इक्वेशन इसको, सॉरी जी, इक्वेशन 1 इसको नहीं मानना है, अवकलन के बाद को मानना है, इसको मानना है, ठीक है? इसमें पुट करना है, तो m का वैल्यू हम लोगों को कितना पुट करना है, m का वैल्यू पुट करना है -1/2 और n का वैल्यू को क्या पुट करना है, 3। तो कुल मिला के हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया कि x + 5 जो होगा वो m कितना आ गया, -1/2 -4 -2x। इसको सॉल्व मत कर देना, क्योंकि सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे ना, जैसे 2 को निकाल के कटा दोगे, तो आपको फिर से रिटर्न यही मिल जाएगा। हम लोगों को बस चेंज करना रहता है इसको इसके टर्म्स में, ठीक है? अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से रिप्लेस करेंगे और इसको समाकलन को अलग-अलग कर लेते हैं। ये अलग टर्म्स कर लेते हैं, ये अलग टर्म्स कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। समाकलन जो होगा x + 5 बाई क्या था, रूट 5 - 4x - x स्क्वायर था। इसका समाकलन जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इसको लेंगे तो -1/2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो गया -4x - 2x, ठीक है? और रूट हो जाएगा 5 - 4x - x स्क्वायर हो गया और प्लस 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई अलग-अलग रूट, अलग-अलग मैं डिवाइड भी कर दिया ना, 4x माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना? यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर इसका वैल्यू को ये रखा
और ये जो पद है उसको इसके नीचे में कर दिया और इसके नीचे में, और अचर पद को बाहर कर दिया। ठीक है? तो ये जो हमारा पहला होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं इतने को t एज्यूम कर लूँ, अगर नीचे को t एज्यूम कर लेता हूँ, मतलब 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t एज्यूम कर लूँ, ठीक है? तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। देख लीजिए ऊपर में ये सब है। तो कुल मिला के ये हमारे पास आया 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√t dt। ठीक है? इस तरह से अब इसको हम लोग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये इसको मैं मान लेता हूँ I1 मान लेता हूँ। ठीक है? I1 को अलग सॉल्व करेंगे या फिर सॉल्व कर ही देता हूँ इसी में। ठीक है? इसी में सॉल्व कर देते हैं। रुकिए, तो इसको हम लोगों को होल स्क्वायर बनाना रहता है। सॉल्व कर ही देते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है समाकलन। ठीक है, ऊपर में 1 है तो नीचे में से सबसे पहले तो माइनस बाहर निकाल लो। होल स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x नहीं प्लस 4x हो गया और माइनस क्या हो गया 5 हो गया। ऐसे कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको होल स्क्वायर बनाना रहता है। तो देख लीजिए x का गुणांक देखना है। x का गुणांक कितना है 4। 4 का आधा कर दीजिए, तो 4 का आधा कितना हो गया 2। 2 का स्क्वायर 8 कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि उसको होल स्क्वायर बनाया जा सके। ठीक है, और इसका तो डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया -1/2 और 1/√t का क्या हो जाएगा, तो ये होता है डायरेक्ट आप देखेंगे। अगर औकलन देखेंगे रूट एक्स का औकलन कितना होता है, तो वो होता है 1/2√x होता है। तो अगर मैं इतने का समाकलन करूं तो ये वापस मेरे को ये देगा √x देगा। ठीक है, और 2 को हटा दिया जाए तो कुल मिला के 1/√x का अगर समाकलन करूं तो ये मेरे को कितना देगा 2√x देगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 1/2√t है, तो इसका डायरेक्ट अगर समाकलन करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2√t हो जाएगा। 2 रूट क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 3। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो रूट माइनस इसको बड़ा कोष्टक ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया और x का वैल्यू रख दो तो माइनस हो गया रूट ये t का वैल्यू t कितने को माने थे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इस तरह से आ रहा है ना। और यहाँ पर देख लीजिए इधर को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो गया +3 बाहर आ गया और ये 1/, ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका बना रूट के अंदर में माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा -5 और -4 9 हो जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देख लीजिए फिर से माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दे ये तो आ गया ना, इधर को ही कर रहा हूँ मैं। तो +3 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का फिर से पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर पहले आ जाएगा और x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाद में हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरह से बना 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग समाकलन देखें तो इसका समाकलन कितना होता है, तो इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स x बाई ए होता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग समाकलन देखेंगे तो ये क्या होता है साइन इनवर्स x बाई क्या होता है ए होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनली आ गया 3 और ये हो गया साइन इनवर्स x माने ये है ना x, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 बाई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और ये सामने में कितना आया था √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। इसको एक बार बनाए रहेंगे तो आएगा। हाँ, रूट माइनस एक्स, हाँ 3 वाला पहला ऑप्शन सही है साइन इनवर्स। ठीक, ये वाला तो आया था, हाँ 3 भी है और साइन इनवर्स x प्लस 2/3। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन क्या है, 67 क्वेश्चन क्या दिया है, कुल व्यापक हल n है। तो ये जो है इसमें दिया है साइन कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एन का कम से कम एक हल होगा, का कम से कम एक हल होगा। कौन सा हल होगा उस लोगों को हम लोगों को देखना है, कम से कम एक हल होगा। ठीक है, और एन क्या है एक व्यापक हल है, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, उसी को हम लोगों को क्या करना है निकालना है। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू है ना,
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा-सा वो है, इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल मतलब आपको केवल इंटीजर लेना है, इंटीग्रल लेना है ना, व्यापक हल ठीक है? यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू है, यहाँ पर हिंदी अलग लिखा है और यहाँ पर इंग्लिश में अलग है। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब हम लोगों को केवल पूर्णांक हल लेना है। तो कितने पूर्णांक हल होंगे उसी को लोगों को हम लोगों को देखना है, कितना पूर्णांक होगा। कम से कम 1 पूर्णांक हल होगा, तो उसमें से क्या होगा उसी को हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया है, ये साइन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ गया एन। अब ऐसे करते हैं, ये वाला जो है इसको फॉर्मूला बना लेते हैं। इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 का डिवाइड कर लेता हूँ, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा 1/2 और ये हो गया साइन 2x इक्वल टू क्या हो गया एन, सॉरी क्या आ गया एन आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या के टर्म्स में आया, यहाँ 2x आया और क्या इसको भी 2x बना सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस है कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। लेकिन यही चीज अगर माइनस हो, 1 माइनस कॉस 2x हो, तो ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, cos 2x के टर्म में होता है, तो साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या हो गया 2 प्लस क्या हो गया साइन 2x बाई क्या हो गया 2। देख लीजिए दोनों सिमिलर पद बन रहे हैं, इसलिए 2 को इधर ले आइए, दोनों का हर तो समान है, तो 2 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स 2x माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या आ गया 2n आया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, साइन 2x माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या आ गया 2n माइनस क्या आ गया 1 आ गया। अब कोशिश करते हैं इसको फॉर्मूला बनाने की, इसको क्या बनाने की, एक बनाने की। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए ऐसे कर लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं। आर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका डिवाइड कर देते हैं और इसका डिवाइड कर देते हैं, इसमें आर का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से ये वाला जो होता है साइन या कॉस का पद बन जाता है, ये भी साइन या कॉस का पद बन जाता है, जिससे ये दोनों फॉर्मूला बन जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों में गुणांक कितना है उसको देख लेते हैं, इसका गुणांक है 1 और इसका गुणांक है 1। तो मैं आर निकाल लेता हूँ, तो आर कितना आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √2। √2 का दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो √2 का दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो √2 का अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन 2x माइनस 1/√2 कॉस 2x इक्वल टू क्या आया 2n-1 अपॉन क्या आ गया √2 आ गया। ठीक है, अब √2 कितने का वैल्यू होता है, तो साइन के बगल को कॉस बनाइए ताकि साइन का फॉर्मूला बन सके, साइन ए बी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4, शॉर्ट ही कर दे रहा हूँ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/4। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, इसको a मानिए, इसको b, इसको a हो जाएगा और ये हो जाएगा b, तो क्या बना sin a cos b माइनस cos a sin b, क्या का फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। तो sin a माइनस b इक्वल टू कितना आ गया 2n-1 अपॉन √2। ठीक है, अब a माइनस बी कितना आया, तो a का वैल्यू कितना है 2x साइन हो गया, a का वैल्यू हो गया 2x और इसका वैल्यू क्या आ गया π/4। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 2n-1 अपॉन √2। अब ऐसा करके क्या मिला, तो ऐसा करके हम लोगों को एक चीज मिला, हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो किसके किसके बीच में रहता है, -1 से लेकर के +1 के बीच में रहता है ना। मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा साइन थीटा का वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, साइन पूरा का वैल्यू जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है जी, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि साइन इसका मान जो होगा पूरा का मान -1 से 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि -1 से बड़ा होगा क्या का वैल्यू साइन 2x माइनस π/4 और 1 से क्या होगा छोटा होगा या वह उसके बराबर होगा। अब इसका वैल्यू किसके बराबर आया 2n, तो -1 और यहाँ पर आ गया 2n-1 अपॉन √2 और ये हो गया 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और यहाँ से n निकालते हैं। n चूंकि इसमें बोला है ना n क्या है पूर्णांक है,
एन हम लोगों को क्या निकालना है, एन बिलोंग टू इंटीजर, एन क्या है, इंटीजर है, तो एन का वैल्यू निकाल लेना है जी, इसमें कितने इंटीजर आते हैं उसी को काउंट करना है ना, कितने इंटीजर आएंगे, एक पूर्णांक होगा कि दो पूर्णांक होगा उसी को हम लोगों को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो का रूट टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू, 2n-1, और ये हो जाएगा प्लस रूट टू, -1 भी गया तो इधर प्लस वन हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू प्लस वन, और ये हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन, ठीक है। अब 2 को भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू प्लस वन बाई टू हो गया, और n हो गया, और ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एन क्या है, पूर्णांक है, तो क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो रूट टू का वैल्यू हमारे पास पता होता है, इसका वैल्यू 1.414 होता है, तो 1.414 को एक में घटा देंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास पहला वाला -0.414 होगा, बटा दो ना, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एन, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.414 बाई क्या होगा टू। अब टू से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस हो गया 0.2 दूने 4, और दो शून्य शून्य, और दो सत्ते 14, ये हो गया एन। और इसका वैल्यू किसके बीच में, दो एक कम दो, और दो दूने 4, दो शून्य शून्य, दो सत्ते 14, कुल मिला के ये ऐसे आया। अब देख लीजिए इसको मैं अगर संख्या रेखा में ड्रॉ करूँ तो कितने पूर्णांक आएंगे उसी को हम लोगों को देखना है। मान लेते हैं ये है, ठीक है, तो एक तो बीच में ले लेते हैं जीरो, ठीक है, फिर वन, ये मान लेते हैं वन है, ये टू है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके किसके बीच में है, और इधर -1 होगा ना, रुकिए इधर ले लेता हूँ, -1 कितने पूर्णांक है उसी को हम लोगों को देखना है बस। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगा -0 दशमलव, ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है, और इसका 1 दशमलव ये कहीं पर आएगा। तो देख लीजिए इसका वैल्यू जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में है, तो इसके बीच में कितने पूर्णांक है, एक शून्य आएगा और एक क्या आएगा, एक आएगा, मतलब टोटल पूर्णांक कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर हमारे पास कितने होंगे, टू होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने होंगे, टू होंगे, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो सही हो जाएगा, मतलब इसके कम से कम दो हल होंगे, ठीक है, इसका कम से कम क्या होगा, दो हल होगा जो पूर्णांक होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है ना, इंटीजर वैल्यू निकालना है इसमें, देखो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसी को मतलब ये दिया है, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू एन है, और एन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, यही चीज है प्रश्न में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 68 क्वेश्चन क्या दिया है। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है और पी बी का वैल्यू दिया है, तो पी ए का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी जो होते हैं स्वतंत्र घटना होते हैं, है ना, या इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास योग फॉर्मूला होता है, योग फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं जी, यहाँ से हम लोगों को पी ए चाहिए ना, तो इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी, यहाँ पर पी ए धन पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटना है तो गुणा में लिख सकते हैं। मान लेते हैं पी ए को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, पी ए को मैं क्या मान लिया, एक्स, अब सबका वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना कितना वैल्यू है यहीं पर पुट कर देता हूँ, ये हो गया 9/10, और इसका वैल्यू पी ए का वैल्यू एक्स, पी बी का वैल्यू कितना हो गया, 4/10, ठीक है, और ये हो जाएगा पीबी का वैल्यू हो गया 4/10 एक्स, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4/10 जो संख्या संख्या है एक तरफ कर लो, इधर ले आओ, तो दोनों का हर समान है, सीधा 5/10 बचेगा, 5/10 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x - 4x/10, तो देखिए ये 10
एक्स ऊपर जाएगा तो 10 में 4 गया तो 6x बचेगा। तो कुल मिला के नीचे क्या बचा? नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x बाई क्या हो जाएगा? 10। नीचे का नीचे कट गया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/6, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक समाकलन का है ये भी। अ, समाकलन क्या दिया है? लॉग का। ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है? लॉग। तो लॉग का जब भी समाकलन करते हैं तो इंटू वन करके करते हैं ना, क्योंकि लॉग एक्स का जो समाकलन होता नहीं है, इस कारण से इसको हम लोग ना प्रोडक्ट वाले में बनाते हैं, है ना, दोनों के गुणा में, और गुणित में क्या लिखते हैं? इंटू वन करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको वन करके मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? अ, आपका दो प्रोडक्ट का अगर हम लोग समाकलन करें, ठीक है, तो क्या होता है? फर्स्ट फलन, सेकंड का क्या होता है? समाकलन, माइनस क्या होता है? फर्स्ट फलन का अवकलन, फिर सेकंड का क्या होता है? समाकलन, और फिर इन सब का फिर से क्या होता है? समाकलन होता है। ठीक है। और इसमें कंडीशन होते हैं, पहला फलन किसको मानते हैं, दूसरा किसको मानते हैं, तो ये इलाटे वाला फॉर्मूला लगता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। जिसका समाकलन नहीं होता है उसको हम लोग पहला फलन मानते हैं। जैसे लॉग का समाकलन नहीं होता, इस कारण से उसको हम लोग पहला फलन मानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या था? लॉग 1+x² इंटू क्या लिखिए? 1। तो यहाँ पर क्या होगा? ये पहला फलन, ये हमारा दूसरा फलन। डायरेक्ट मैं करूँगा तो यहाँ पर पहला फलन क्या हो जाएगा? लॉग 1+x²। 1 का समाकलन कर देते हैं तो 1 का समाकलन हो गया x। यहाँ पर फिर इसका अवकलन करेंगे तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। लॉग 1+x² का अवकलन, और फिर 1 का समाकलन। 1 का क्या हो गया? समाकलन, और फिर इस पूरे का फिर से क्या हो गया? समाकलन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली? एक्स लॉग 1+x², ठीक है, माइनस इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो फ्रंट देखना है, ये फलन का फलन है तो इतना को x एज्यूम कीजिए। ठीक है, तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, तो 1/1+x² होगा, और इतने का फिर से अवकलन, क्योंकि x नहीं है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का 0, और x का ये हो जाएगा 2x, और 1 का क्या हो गया? x हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a हो गया x log 1+x², और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 2x² बाई क्या हो जाएगा? 1+x² dx आ गया। ठीक है। अब देख लीजिए, ऊपर और नीचे का घात सेम है। ऊपर नीचे का घात अगर अलग-अलग है ना तो नीचे को t एज्यूम करते हैं, लेकिन अगर सेम है, देख लीजिए, जब भी आपका अंश आएगा और हर आएगा, और इन दोनों का घात अगर सेम आएगा, घात इसका और इसका घात अगर समान आएगा, अगर दोनों का घात क्या है? समान, तो हर को अंश को हर जैसा बनाना है, अंश को हर जैसा बनाना है। ठीक है, अंश जैसा है ना? मतलब हर जैसा है वैसे ही अंश को आपको बनाना है। 2 को तो पहले बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर फाइनली ये आया x log 1+x² ये फ्रंट वाला, और इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए और ऐसे कीजिए, इसको 1+x² कीजिए और -1 कीजिए। है ना? नीचे में देख लीजिए 1+x² है तो उतना बनाइए, तो 1 चाहिए तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1+x² dx हो गया। ठीक है? और एक-एक के बटे में डाल दीजिए, तो एक-एक के बटे में डाल देंगे, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा? -2। इसको अगर इसके बटे में डालेंगे, ये वाला के बटे में डालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 dx, और माइनस माइनस का इसको कोष्ठक ही ले लेता हूँ। माइनस क्या हो गया? 1/1+x² dx। ठीक है? अब समाकलन कर लेते हैं। तो चलिए समाकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x log 1+x² हो गया, -2, 1 का समाकलन क्या हो गया? x हो गया, और यहाँ पर 1/1+x² का समाकलन क्या होता है? tan इनवर्स। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है? और प्लस क्या लेंगे? c। तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है? देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, उसको देख लेते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। अच्छा, 2 बाहर है ना? हाँ, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी सही होगा। देख लीजिए, ये तो ठीक है। इसमें -2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन ले सकते हैं।
या फिर यहीं पर कर सकते थे -2, 1 का हो गया x, इसका हो गया tan इनवर्स x, तो ऐसे भी आ जाता। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, इसको इसके अंतिम करते हैं, 10 क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसमें से 70वां नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि देख लीजिए इसमें थीटा का जो वैल्यू है ना? वो e का घात -π/2 से लेकर π/2 के बीच में है। तो उस कंडीशन में इसमें से कौन-सा ट्रू होगा, उस लोगों को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ने सब में सिमिलर है। बड़ा, छोटा, बराबर ये सब दिया है, लेकिन निकालना क्या है? एक निकालना है log थीटा और एक निकालना है log cos थीटा। cos log थीटा, log cos थीटा, cos log थीटा, log cos थीटा, cos log थीटा, log cos थीटा। तो हम लोग पहले ये कर लेते हैं, एक बार log cos थीटा निकाल लेते हैं और एक बार cos log थीटा निकाल लेते हैं। दोनों निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन बड़ा है, छोटा है, कैसे आ रहा है, उसको देख लेते हैं कंडीशन। तो दिया क्या है, कंडीशन हमारे पास दिया है e का पावर -π/2 से बड़ा है थीटा का वैल्यू, किसके बीच में है, π/2 के बीच में है। ये हमको कंडीशन दिया है, तो ऐसे कर लेते हैं। एक बार पहले लॉग लेते हैं और फिर कॉस लेते हैं, तो दो बना देता हूँ मैं। पहले इसमें मैं लॉग ले लेता हूँ दोनों पक्षों में, और इसमें कॉस ले लेता हूँ। तो अगर मैं लॉग ले लूं तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग e का पावर -π/2 और लॉग थीटा, और ये हो जाएगा log π/2। लॉग ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें पहले कॉस ले लेते हैं, तो कॉस e का पावर -π/2 और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस π/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोगों को इसमें फिर से लेना है। ये दोनों जो है, इसमें अब इसमें के सामने में कॉस चाहिए। पहला वाला जो है उसमें हम लोगों को फ्रंट में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, और इसमें क्या चाहिए, लॉग चाहिए। तो ऐसे कर लेते हैं, इसमें हम लोग कॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला को, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला को सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो पहला वाला। तो ऐसा कर लेता हूँ, कॉस ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, उसी को हम लोगों को निकालना है ना। कॉस लॉग ई का पावर -π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस लॉग थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस लॉग π/2। ठीक है, अब थोड़ा-सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला इस ये वाला कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, है ना? हम लोगों को 2 चीज़ यही निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए e का पावर -π/2, तो e का पावर -π/2 का वैल्यू क्या होता है? तो e का पावर -π/2 का अगर हम लोग देखें, e का पावर में -π/2 का जो वैल्यू होता है, वो आपको पॉजिटिव वैल्यू होता है। e का पावर -π/2 का जो वैल्यू होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है? और पॉजिटिव होता है, और साथ ही साथ ये ना 0 और 1 के बीच में रहता है। मतलब 1 होता नहीं है और 0 नहीं होता, मतलब इन दोनों के बीच में रहता है। इसका जो वैल्यू होता है e का पावर -π/2 का जो वैल्यू होता है, वो आपका 0 से 1 के बीच में बिलॉन्ग करता है ना? और पॉजिटिव वैल्यू होता है और 0 से 1 के बीच में बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये जो आ गया है, ये तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू आया, और किसके-किसके बीच में आया, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर आ गया कॉस, मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, बड़ा कॉस, और यहाँ पर आ गया लॉग थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लॉग π/2 का वैल्यू कितना होता है? अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया। रुको, 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 रुको। यहाँ पर थोड़ा गलत किया हूँ जी, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना था। 1 मिनट, ये सॉल्व होता पहले, रुको, रुको। पहले ये सॉल्व हो जाता, पहला लाइन थोड़ा सॉल्व होगा। लॉग लगाए हैं तो घात सामने आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ होगा, यहाँ पर अगर देखेंगे, ये वाला थोड़ा सॉल्व होगा, ये वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -π/2 सामने आ जाएगा, और log e होगा, और log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कुल मिला के ये -π/2 होगा। ठीक है? ये रूल लगेगा ना लॉग में। लॉग में क्या होता है, आ जाता है बाहर। तो यहाँ पर हो जाएगा -π/2। तो कुल मिला के पहला वाला आया है -π/2 से बड़ा है log थीटा, और से बड़ा है इसका मान log π/2। ठीक है? अब इसमें हम लोगों को कॉस लेना है। इसमें हम लोगों को क्या लेना है, कॉस। तो चलिए ले लेते हैं कॉस।
तो यहाँ पर ले लीजिए कॉस माइनस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस लॉग थीटा और ये हो जाएगा कॉस लॉग पाई बाई 2। ठीक है? अब देखिए log पाई बाई 2 का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, लेकिन cos माइनस पाई बाई 2 का पता होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है? और से बड़ा है cos log थीटा, ठीक है? और यहाँ पर से बड़ा है क्या दिया है cos log पाई बाई 2। तो log पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? तो पाई बाई 2 मतलब क्या होता है? पाई बाई 2 माने 3.14 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 पंछे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57, 1 क्या आया? 57 आया। ठीक है? अभी कितना आ गया? 1.57 आ गया। अब इसका 1.57 आया, तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। लॉग का वैल्यू अगर 1 मिनट चलिए देखते हैं, है ना? तो लॉग का एक कंडीशन होता है, अगर लॉग का वैल्यू जो है, अगर इसका वैल्यू देख लीजिए लॉग एक्स है, तो सबसे पहले बात तो एक्स का वैल्यू 0 कभी होता नहीं है। ठीक है? मतलब इसका वैल्यू जो होता है एक्स जो होता है एक पॉजिटिव वैल्यू होता है और इसका वैल्यू 0 नहीं होता। ठीक है? तो 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा होता है तो इसके 2 कंडीशन होते हैं। लॉग जो होता है, ये जो x है, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 0 से किसके बीच में हो? 1 के, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आता है। और अगर x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, 1 से मान लेते हैं कितना आया? इन्फिनिटी है। 1 हो या 1 से इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? 1 में तो 0 हो जाता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है ना? तो कुल मिला के 1 से इन्फिनिटी तक इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है और 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये हमको एक पता चला कि यहाँ पर एक हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। हाँ, बस ये हम लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पर हम लोगों को एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा-सा आगे। अगर हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्या किया? पहला वाला कंडीशन इसमें लॉग ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं। तो क्या होगा उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो दूसरा वाला कंडीशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरा वाला हमारे पास क्या था? कॉस माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है कॉस थीटा से बड़ा है नहीं, ई का पावर है ये वाला। 1 मिनट, कॉस पहले लिए थे ना, तो ये ई का पावर पाई बाई 2 है। ई का पावर माइनस पाई बाई 2 होगा। यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई बाई 2। ठीक है? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं अभी बताया ई का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है? और पॉजिटिव के साथ-साथ ये किसके-किसके बीच में बिलॉन्ग करता है? तो ये इसका वैल्यू जो होता है 0 से 1 के बीच में बिलॉन्ग करता है। तो यहाँ पर ये आ गया कॉस, इसका वैल्यू कितना-कितना के बीच में आया? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में आया। ठीक है? कॉस थीटा और इसका वैल्यू आ गया इन्फिनिटी। कॉस पाई बाई 2 इन्फिनिटी आता है। नहीं, कॉस 90 0 होता है जी। कॉस 90 क्या होता है? 0। मैं गलत-गलत लिख रहा हूँ क्या? कॉस 1 मिनट, हाँ, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है? कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऊपर ऊपर भी 0 होगा, मैं ऊपर में भी इन्फिनिटी लिख दिया क्या? अच्छा, 1 मिनट, नहीं 0 होगा, 0 होगा। ठीक है? कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। ये गलत लिख दिया हूँ, 0 होता है, ठीक है? तो 0 से बड़ा है ऐसे करके दिया है और ये कंडीशन ये यहाँ पर आया। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें हम लोग लॉग ले लेते हैं। अब इसमें से लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग कॉस, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है? अब ये हो जाएगा लॉग कॉस, ठीक है? और इसका वैल्यू हो जाएगा क्या बोलते हैं? थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 0। लॉग 0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है। ये 0 जो होता है या आप ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आता है। लॉग 0 का वैल्यू अगर देखेंगे, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है? अगर हम लोग इसका वैल्यू को देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। अब इसके बाद फिर से देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, तो लॉग हो जाएगा कॉस 0 से 1 है, तो 0 से 1 है मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू किसके-किसके बीच में बिलॉन्ग करता है?
अगर हम लोग कॉस थीटा के बारे में देखेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू भी तो -1 से 1 तक रहता है ना, लेकिन पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू भी किसके बीच में बिलॉन्ग करेगा? आपका 0 से 1 के बीच में बिलॉन्ग करेगा। 0 से किसके बीच में बिलॉन्ग करेगा? 1 के बीच में बिलॉन्ग करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास आ गया 0 से 1 के बीच में। अब देखिए cos 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू क्या होता है? तो log आ गया। सामने में अब क्या आ गया? log आ गया। log में इसका वैल्यू क्या आता है? नेगेटिव। इसका वैल्यू क्या आ जाता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है log cos थीटा और से छोटा है माइनस इन्फिनिटी। ये आया। एक कंडीशन यहाँ पर आया। दूसरा कंडीशन देख लीजिए। एक कंडीशन हमारे पास ऊपर में क्या आया था? पहला वाला अगर हम लोग देखें, पहला वाला के बारे में देखें, तो इसका वैल्यू क्या आया था? 1 मिनट पहला कहाँ तक था? हाँ, ये जो था 0 से बड़ा है, ठीक है? 0 से इसका वैल्यू बड़ा है। देख लीजिए, इसका वैल्यू 0 से क्या है? बड़ा है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा-सा देखिए, इसका जो वैल्यू है, वो आपका अ, नेगेटिव से बड़ा है। नेगेटिव से क्या है? बड़ा है। ठीक है? माने इसमें नेगेटिव नंबर भी आएँगे। इसमें क्या होगा अगर ये नेगेटिव से भी बड़ा है, तो इसमें आपका नेगेटिव नंबर भी आएँगे। तो हमारा कौन-सा कंडीशन सही होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब हमको बस ये तय करना है कि log cos थीटा बड़ा है या log दोनों तो बराबर तो नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते या cos log थीटा बड़ा है। बस इसमें से हमको ये डिसाइड करना है कि ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे या ये वाला वैल्यू बड़ा है इससे। ऐसे कौन-सा कंडीशन सही है उसको हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आप देखेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन-सा देख लेते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, ठीक है? पहला ऑप्शन हम लोगों को बोल रहा है, यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा ना यहाँ पर, पहला ऑप्शन क्या बोला है कि cos log थीटा ग्रेटर देन log cos थीटा। मतलब cos log थीटा जो है वो बड़ा है log cos थीटा से या फिर cos log थीटा जो है वो छोटा है log cos थीटा बड़ा है। तो हम लोगों को बस देखना है cos log थीटा बड़ा है कि log cos थीटा बड़ा है, ठीक है? तो देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आया cos log थीटा। cos log थीटा का वैल्यू किससे बड़ा है? 0 से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा log cos थीटा का वैल्यू किससे बड़ा है? नेगेटिव नंबर से बड़ा है। नेगेटिव नंबर से बड़ा है। मतलब ये शून्य से तो बड़ा है, लेकिन नेगेटिव नंबर से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मान लो 0.3 आ गया, तो इससे भी बड़ा होगा किसका मान? log cos थीटा। मतलब इतना आ सकता है। ठीक है? जबकि cos log थीटा का वैल्यू जो है cos log थीटा का वैल्यू जो है cos 1 मिनट हुँ, cos log थीटा का जो वैल्यू है, वो शून्य से बड़ा है। किससे बड़ा है? शून्य से बड़ा है। और ये नेगेटिव नंबर से बड़ा है, मतलब इसके पीछे नंबर से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो cos log थीटा है, log cos थीटा से बड़ा होगा। देख लीजिए ना क्योंकि ये तो शून्य से बड़ा है ना, जबकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएँगे, जबकि नेगेटिव नंबर जो होंगे वो इससे छोटे होंगे। ये जो होंगे log cos थीटा का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव भी आ जाएगा। कोई एक नेगेटिव नंबर भी होगा और उससे बड़ा होगा मतलब इसका हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर होगा। मान लेते हैं -0.02 है और इसका वैल्यू तो शून्य से बड़ा है मतलब 0.2 है मान लेते हैं। अब बताइए ये कौन बड़ा? तो ये वाला बड़ा। तो ये वाला बड़ा इसका मतलब cos log थीटा हमारा क्या होगा? बड़ा होगा और log cos थीटा हमारा क्या होगा? छोटा होगा। मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है? अच्छे से देखिएगा इसको, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। बराबर तो हो नहीं सकता, ये वाला कंडीशन के बारे में वो ही नहीं करना है, इन दोनों को बस चेक करना है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है। तो दोनों में एक बार दोनों में देख लीजिए, दोनों में लॉग ले लीजिए और एक बार कॉस ले लीजिए, है ना? पहले लॉग लीजिए, फिर कॉस लीजिए और एक बार पहले कॉस लीजिए और फिर लॉग लीजिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी? तो आज के लिए फिर बस इतना ही। थैंक यू।